हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ये लर्न करेंगे कि कैसे करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इसका उल्टा, यानी कि कैसे एक बार मैग्नेट जो है एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। तो शुरू करते हैं। अब एक सोलेनॉइड, जैसा कि तुम जानते हो, इसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं। ठीक है, एक ही कंडक्टर होगा और बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं, बहुत सारे कॉइल्स होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स इसमें पाए जाते हैं। अब कोई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट जब इससे हम अलाउ करते हैं तो प्रत्येक टर्न जो है, पढ़ चुके हम पहले ही कि करंट कैरिंग लूप जो है, सिंगल टर्न वाला कोई भी लूप जो है एक टीडी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, जिसका एक फेस जो है साउथ पोल, दूसरा फेस नॉर्थ पोल। उसके लिए कैसे हम राइट हैंडेड रूल का इस्तेमाल करते हैं उसकी पोलैरिटी को फाउंड करने के लिए। ठीक है, तो अब सोलेनॉइड में चूंकि बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो मान लो कि एक सोलेनॉइड है जिसमें ये सारे टर्न्स हैं और इसमें इधर से सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट अलाउ किया गया है, जिसकी वजह से ये इस तरह से करंट्स जो हैं फ्लो कर रहे हैं प्रत्येक टर्न। ठीक है, तो इसका जो प्रत्येक टर्न होगा ये टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर मान लो कि इसमें जैसे 6 टर्न दिखलाए गए तो 6 टीनी मैग्नेट्स हो गए। प्रत्येक मैग्नेट की जो पोलैरिटी है कैसे डिसाइड करी जाएगी, मैंने बताया राइट हैंडेड रूल से डिसाइड की जाएगी। तो करंट अगर लूप फ्लो कर रहा है जैसा देख रहे हैं आप, तो ये टीनी मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, तो इसका नॉर्थ पोल इधर होगा, साउथ पोल इधर होगा। वैसे ही इसके जस्ट एडजेसेंट लेयर में एडजेसेंट जो लूप है उसके लिए भी साउथ नॉर्थ ऐसे होगा, फिर नेक्स्ट लूप के लिए। तो इस तरह से जितने भी टर्न्स होंगे उतने टीनी मैग्नेट समझ लो कि सीरियली जो है एक सीरीज में अरेंज्ड है इस तरीके से। ठीक है, अब तुम ये देखो कि इस नॉर्थ पोल के असर को ये साउथ पोल कैंसिल कर देगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये न्यूट्रलाइज, ये न्यूट्रलाइज, ये न्यूट्रलाइज। जितने भी इंटरनल साउथ नॉर्थ पोल्स होंगे एडजेसेंट लेयर्स वाले, वो सब एक दूसरे के असर को नलिफाई कर देंगे। बचेगा क्या, तो ये किनारे पर जो पोल्स हैं, मतलब इधर वाला जो साउथ पोल है, इसके इफेक्ट को कोई न्यूट्रलाइज करने वाला नहीं है। इस एंड पे जो नॉर्थ पोल है इसके असर को कैंसिल करने वाला कोई टर्म नहीं है, कोई नहीं है। नतीजा क्या होगा कि ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, दिस इज इक्विवेलेंट टू ए लार्ज नंबर ऑफ टीनी मैग्नेट्स अरेंज्ड इन सीरीज इन दिस वे, एंड द इफेक्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स within this solenoid are cancelled out by each other. ठीक है, only the effect of end poles remains which are not cancelled by any factor. ठीक है, नतीजा कि इन सब का असर खत्म हो गया और इस किनारे पर साउथ पोल बचा जो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया, इस नॉर्थ पोल के असर को कोई कैंसिल नहीं कर पाया। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है एक बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है कि एक बार मैग्नेट, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड यदि हम लें और इसको एक थ्रेड की मदद से, इंसुलेटिंग थ्रेड की मदद से फ्रीली सस्पेंड करें, तो ये अपने को एक बार मैग्नेट जैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, मेरा मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जिस तरह से ओरिएंट करता है, अर्थ मैग्नेटिज्म की बातें हम कर चुके हैं, तो ठीक वैसे ही एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी जो है एक इंसुलेटिंग थ्रेड से फ्रीली सस्पेंड किए जाने पर वो भी अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेता है। तो इससे भी साबित होता है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली भी हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है बार मैग्नेट की तरह इंटरेक्ट करता है। न सिर्फ इतना, बल्कि 2 करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स लिए जाएं, एक दूसरे के नेबरहुड में रखे जाएं, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 2 बार मैग्नेट जो है आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। न सिर्फ इतना, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न होती है, मेरा मतलब ये जो तुम जानते हो कि नॉर्थ पोल से निकल करके लाइंस ऑफ फोर्स से साउथ पोल को जाते हैं, फिर साउथ पोल से आकर के नॉर्थ पोल पर टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है एक बार मैग्नेट के लिए।
एक बार मैग्नेट के लिए जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा, नॉर्थ से निकल के साउथ, अगेन a closed loop is formed. Again the loop is completed at the north pole. नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के लाइन्स ऑफ फोर्सेस, तो बाहर में तो ये नॉर्थ से साउथ, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ आकर के कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न एक बार मैग्नेट का होता है, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न जो है एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड का होता है। ये सारी बातें बिल्कुल प्रमाणित करती हैं कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो मैं समझता हूं कि इस बात को तो आप समझ गए हो। अब इसका रिवर्स जो है वो भी सही है, यानी कि एक बार मैग्नेट जो है वो भी एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की तरह एक्ट करता है। कैसे भाई? तो मान लो कि कोई एक सिलिंड्रिकल शेप का एक बार मैग्नेट हमें दे रखा है, ठीक है, जिसकी क्रॉस सेक्शन जो है सर्कुलर है, ठीक है। तो ये एक बार मैग्नेट है, आयरन का मान लो कि रॉड है जो कि चुंबक बना पड़ा है, मैग्नेटाइज हुआ पड़ा है, और इसकी क्रॉस सेक्शन सपोज करो कि सर्कुलर है। वैसे कोई जरूरी नहीं कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और रेक्टेंगुलर हो सकता है, किसी और शेप का हो सकता है, मैंने सर्कुलर एज्यूम किया है। तो पहले तो ये जान लो कि किसी भी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो उसके अंदर मौजूद जो एटम्स हैं, उस एटम में जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अनकैंसिल्ड होने के कारण होती है, ठीक है। मतलब कि कोई भी मैग्नेट जो है उसके प्रत्येक एटम की एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, ठीक है। तो अब ये लोहे का एक चुंबक बना हुआ है, तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे, पहले तो ये समझ लो कि इस आयरन बार में, इस आयरन सिलेंड्रिकल रॉड में जो कि मैग्नेट बना पड़ा है, इसको यदि हम मान लें कि ये बहुत सारे लेयर से मिलकर बना हुआ है, एक लेयर, उसके बगल में दूसरा एटॉमिक लेयर, उसके बगल में तीसरा एटॉमिक लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, ऐसे करके ऐसे ही है, ठीक है। तो किसी भी बार मैग्नेट में डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस एरिया जो होते हैं वो जस्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, और ऐसा तो किसी भी क्रिस्टल में होता है। और प्रत्येक क्रॉस सेक्शन में पाए जाने वाले जितने भी एटम्स हैं पूरे इंटायर क्रिस्टल में, इंटायर स्पेसिमेन में, पूरी की पूरी बार मैग्नेट में जितने भी एटम्स हैं, सबकी पहली बात की एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, और उन सबकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है, एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सबकी, वो सब के सब पैरेलल डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये जान लो पहले कि किसी मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, स्पेशली पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें, तो वो इसलिए होती है कि उसके वो जिन एटम से बना हुआ है उनके प्रत्येक एटम्स की एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तुम समझते हो। तो प्रत्येक एटम की जो, और प्रत्येक एटम की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों होती है ये हम पहले ही लर्न कर चुके हैं। उस एटम के अंदर जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो एटम्स में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस फ्लोइंग करंट के कारण प्रत्येक एटम की एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, ठीक है। और ये भी जानते हो कि प्रत्येक एटम में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और कई सारे इलेक्ट्रॉन्स में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि तुम जानते हो कि एक एटम के अंदर वो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन जो है यू रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी एटॉमिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में पड़ती है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट सेंस में रिवॉल्व कर रहा होता है, अपोजिट सेंस में, जिसके कारण उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पहले की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो जनरली होता यह है कि जिन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में पाए जाते हैं, ठीक है, तो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्यूशनरी मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल के अंदर, नतीजा कि वो दोनों के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स, उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, प्रत्येक ऑर्बिटल में, तो उनके कारण क्या होता है, उनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का असर कैंसिल हो जाता है, राइट। और जनरली इस तरह के एटम्स जो होते हैं, मेरा मतलब वो एटम्स जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसी भी तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं।
और जनरली होता ही है कि जब उनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो पुअरली अट्रैक्ट होते हैं। तुम पूछ सकते हो क्यों पुअरली अट्रैक्ट होते हैं, तो ये कहानी तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना ही कहूंगा कि ऐसे एटम्स से बने हुए स्पेसिमेंस जिन एटम्स के अंदर पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो सब क्या करते हैं कि अपोजिट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन होने के कारण एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण ऑर्डिनरली उनमें किसी भी प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। लेकिन जैसे ही उनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है तो उनके अंदर कुछ चेंजेज आते हैं, जिसके कारण प्रत्येक एटम की कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन जाती है जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ध्यान देना। और वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वेरी पुअर स्ट्रेंथ की होती है, और चूंकि अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म डेवलप करती है, जिसकी वजह से वो पुअरली रिपेल होते हैं। और इस प्रकार के जो स्पेसिमेंस हैं वो डाईमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। डाईमैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब होता है ऐसा कोई स्पेसिमेन जो किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखे जाने पर क्या होता है, वो पुअरली रिपेल्ड होता है, पुअरली रिपेल्ड होता है। अब मैं पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेंस की जैसे मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, ऑर्डिनरली जो हम लोग जानते हैं मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, पैरामैग्नेटिक स्पेसिमेंस जो होते हैं पुअरली अट्रैक्ट करते हैं। फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन जैसे आयरन की हम बात कर रहे हैं, आयरन बार हमने ले रखा है, आयरन मैग्नेट हमने ले रखा है, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है चीज़ों को। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें तो डोमेन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और शॉर्ट में इतना समझो कि आयरन लाइक स्पेसिमेन के अंदर आयरन के प्रति जब वो चुंबक बन जाता है तो आयरन की एटम के अंदर जो है जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, उनके कारण एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर एटम पहले से डेवलप रहती है और वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। और ऐसे इसके अंदर आयरन के अंदर पाए जाने वाले आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इस तरह के जो फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेंस हैं, इनके अंदर जब ये मैग्नेट बन जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो इनके अंदर पाए जाने वाले जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, इन सब की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स जो है सेम डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाती है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होती है। पैरेलल डायरेक्शन में ओरिएंटेशन की वजह से जो है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो मान लो कि ऐसा कोई स्पेसिमेन है हमारे पास आयरन का, तो पहले तो इसके बहुत सारे लेयर्स होंगे अगल बगल में सटे हुए, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 10,000 लेयर्स हैं, ठीक है। 10,000 क्या कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं। 10,000 एटॉमिक लेयर्स हैं, और भी ज़्यादा कम ले सकते हो, ठीक है। अब प्रत्येक एटॉमिक लेयर में प्रत्येक क्रॉस सेक्शन में कई मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, उन सभी प्रत्येक एटम की जो है एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी, ठीक है। और इन सभी एटम्स की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स होती है एक बार मैग्नेट के अंदर सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। तो सपोज करो कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने सेलेक्ट किया स्टडी के लिए, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर ये एक एटम हुआ, जिस एटम के अंदर सपोज करो कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहा है एक एटम, फिर दूसरा एटम भी वैसे ही बिहेव कर रहा है, इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है इधर की ओर है, दूसरे वाले के भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पैरेलल डायरेक्शन में ही है। जितने भी एटम्स मौजूद हैं गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया में, तुम देख रहे हो कि सब में सेम सेंस में करंट का फ्लो होने की वजह से सबके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं, राइट। अब होता क्या है कि देखो इस एटम में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसके बगल वाले एटम में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। यहां पर देखो सिचुएशन क्या है, यहां इस एटम में करंट यहां से इधर आ रहा है और इस एटम में करंट इस रीजन में यहां से इधर जा रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट सेंस में हो गए करंट। तो अंदर में क्या होते हैं कि ये एक दूसरे के असर को नलिफाई कर देते हैं। वैसे ही यहां पर करंट इधर आ रहा है, यहां करंट इधर जा रहा है, यहां असर क्या होगा, एक दूसरे का असर कैंसिल हो जाता है। वैसे ही तो यहां भी करंट इधर फ्लो कर रहा है इस लूप में, और इस लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर, मतलब कि अंदर में जितने भी करंट्स हैं एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। बचा क्या, तो सरफेस पर ये जो करंट फ्लो हो रहा है, तुम देखो सब में सेम सेंस में करंट फ्लो हो रहा है सरफेस के अलावा। नतीजा ये होता है कि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर में विद इन द क्रॉस सेक्शन the effect of this current loops are cancelled out, are nullified totally, but only the effect of
current loops upon the surface, on the surface is not cancelled by any other factor. ठीक है, नतीजा कि इसके कारण सरफेस के एलोंग जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, यहाँ जो सरफेस के एलोंग करंट फ्लो हो रहा है, तो ये पूरे सरफेस पर क्या हो जाता है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बाउंड्री के चारों ओर अपॉन द सरफेस एक करंट लूप वाली सिचुएशन बन जाती है। इसका असर सरफेस के एलोंग रह गया, इसका असर सरफेस के एलोंग रह गया। ठीक है, तो एक पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है एक सर्कुलर करंट लूप की तरह बिहेव करता है। लगता है मानो कि इस सेंस में करंट जो है इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया के बाउंड्री के एलोंग, ठीक है, जैसे मान लो कि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इसकी बाउंड्री के एलोंग क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है और उसका असर रह गया। लेकिन अंदर सरफेस के अंदर जो है सभी करंट लूप्स के असर क्या हो गए, एक दूसरे के द्वारा कैंसिल आउट होगा। ऐसी ही घटना घटेगी इसके नेबरहुड में जो लेयर है वहां भी एक करंट लूप है, उसके नेबरहुड में तीसरा करंट लूप है। इस तरह से सभी जितने भी 10,000 या जितने भी लेयर्स से मिलकर के ये पूरा का पूरा जो है स्पेसिमेन फॉर्म है, तो प्रत्येक लेयर में एक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक प्रत्येक लेयर जो है करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया यदि रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर लूप हो जाएगा, स्क्वायर्ड है तो स्क्वायर्ड लूप होगा, बट लूप होगा। ठीक है, तो एक करंट लूप की तरह बिहेव करेगा। अब प्रत्येक क्रॉस सेक्शन जो है करंट लूप की तरह बिहेव करेगा, तो ऐसे बहुत सारे लेयर्स जो हैं तो बहुत सारे लूप्स हो गए। तो तुम देखो बहुत सारे लूप्स हो गए, तो ऐसा ही तो सोलेनॉइड में होता है। सोलेनॉइड के केस में बहुत सारे करंट कैरिंग लूप्स हैं जिसकी वजह से वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर एक बार मैग्नेट है जिसके प्रत्येक लेयर्स जो है प्रत्येक क्रॉस सेक्शन एरिया में हम देख रहे हैं कि बाउंड्री पोर्शन में एक्सटर्नल सरफेस के एलोंग, ठीक है, वो क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। कारण समझ गए, वो सभी करंट्स क्यों हैं, तो इंडिविजुअल एटम्स में जो फ्लोइंग करंट्स हैं ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनके असर के कारण है। उन सब का जो टोटल है, उन सब का जो सम है, उन सब का जो ज्वाइंट एक रिजल्ट है, कंबाइंड इफेक्ट जो है वो ये है कि सरफेस के बाउंड्री के अराउंड क्या हो रहा है, करंट का फ्लो होना शुरू हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे लेयर्स जो है एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो द इंटायर स्पेसिमेन behaves like a current carrying solenoid having a large number of current loops, first loop, second current loop, third current loop and so on। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि एक बार मैग्नेट जो है एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। ये लास्ट टॉपिक था आपका मैग्नेटिज्म से जुड़ा हुआ, तो इसको एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज, वैसे तो आपने 10th में पढ़ा होगा, नहीं होगा तो कल मैं डिस्कस कर दूंगा। तो एक लास्ट टॉपिक रह रहा है मैग्नेटिज्म का, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई विल डिस्कस इट टुमारो। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।